हाय फ्रेंड्स, ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बैक्टीरियल डिसीज की सीरीज में एक नया डिसीज लेकर आ गए हैं जिसका टॉपिक है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे मूत्र मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कैसे फैलता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसे कैसे बचना है और इसका आधुनिक और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, घरेलू उपचार क्या है, ये सब हम जानेंगे। यानी A to Z हम आज यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूटीआई। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग के बारे में। मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा से लेके किडनी तक का एक ट्रैक्ट है जो कि यूरिन बनाने से लेके यूरिन को निकालने तक का कार्य करता है। यही है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग। जैसे हम शुरू करते हैं यूरिथ्रा से। यूरिथ्रा जो हमारे जेनाइटल पार्ट की ओपनिंग से लेके और पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लाडर तक का एक जो ट्रैक्ट है वो यूरिथ्रा कहलाता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लाडर यानी पेशाब की थैली आती है। ये थैली कनेक्ट होती है दो यूरेटर, दाएं और बाएं यूरेटर से। ये यूरेटर निकलते हैं किडनी से, जो कि किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट को ले आके यूरिनरी ब्लाडर पे रिजर्व करते हैं और यूरिनरी ब्लाडर में रिजर्व होने के बाद पेशाब जो है वो यूरिथ्रा के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकलती है। यानी अगर हम ऊपर से देखें तो दो किडनियां, राइट और लेफ्ट, इन दोनों किडनियों ने हमारे शरीर के वेस्ट को फिल्टर किया, हमारे रक्त से फिल्टर किया और उस वेस्ट को यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लाडर में भेजा। यूरिनरी ब्लाडर में वो चीज आके स्टोर हुई और संकुचन क्रिया के माध्यम से वो हमारे शरीर में यूरिथ्रा और हमारा जो जेनाइटल पार्ट होता है उसके माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही है पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट। और इसी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन लगने से यूटीआई इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है और जिसकी वजह से बुखार आना और सारी समस्याएं शुरू होती हैं। इस यूरिनरी ट्रैक्ट को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट और एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, इसमें दो भाग आते हैं। एक यूरिथ्रा यानी जो मूत्र मार्ग है, पेशाब नलिका है, और दूसरा यूरिनरी ब्लाडर जो कि एक थैली होती है। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में हम दो चीजों को लेते हैं, पहला यूरिथ्रा और दूसरा यूरिनरी ब्लाडर। इसके बाद आता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी दो चीजें शामिल होती हैं। पहला, दोनों यूरेटर जो दाहिने और बाएं साइड की किडनियों से पेशाब को ब्लाडर में ले जाते हैं, और उसके बाद दोनों किडनियां, दाहिनी और बाईं, राइट और लेफ्ट किडनी, ये दोनों चीजें यानी राइट और लेफ्ट किडनी और राइट और लेफ्ट यूरेटर जो है ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। तो आइए हम जानते हैं यूटीआई संक्रमण के बारे में। इन्फेक्शन दैट इफेक्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ऐसा संक्रमण जो हमारे शरीर के यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग पे जाके संक्रमण पैदा करता है, यूटीआई कहलाता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इज इश्चेरिचिया कोलाई। इश्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया 85 से 90% यूटीआई के केसेस में जिम्मेदार होता है संक्रमण के लिए। कारण क्या है? कारण ये है कि ये प्राकृतिक तौर पर हमारे बड़ी आंत के निचले हिस्से में पाया जाता है और वहां से ये किसी ना किसी तरीके से हमारे मूत्र मार्ग यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश कर जाता है और वहां से ये अपना कार्य शुरू करता है, ब्लाडर में पहुंचता है और अपनी कॉलोनी बनाते हुए हमारे शरीर में संक्रमण पैदा कर देता है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो है इश्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और 85 से 90% यूटीआई के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। चर्चा चल रही थी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इश्चेरिचिया कोलाई, जो कि 85 से 90% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये लगभग 10% केसेस के लिए, यूटीआई के केसेस के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा क्लेब्सिला न्यूमोनिया जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये भी लगभग 4-5% केसेस के लिए जिम्मेदार होता है। तो मोस्टली ये तीन तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि यूटीआई के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो हमें याद रखना है और एग्जाम के पर्पज से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ही पूछा जाता है, तो वो है इश्चेरिचिया कोलाई, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और लगभग 85 से 90% केसेस के लिए जिम्मेदार होता है। When organism affect lower urinary tract called bladder infection cystitis, अगर इन्फेक्शन जो है उसने प्रभावित किया है निचले यूरिनरी ट्रैक्ट को यानी यूरिथ्रा और ब्लडर को, तो उसे कहते हैं ब्लडर इन्फेक्शन यानी सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस यानी
मूत्र का जो रिजर्वायर है यूरिनरी ब्लैडर, उस पे सूजन आना, वो कहलाता है सिस्टाइटिस। तो अगर निचले ट्रैक्ट में इंफेक्शन होता है तो उसे ब्लैडर इंफेक्शन या सिस्टाइटिस कहते हैं। इसी तरह व्हेन ऑर्गेनिज्म अफेक्ट अपर यूरिनरी ट्रैक्ट कॉल्ड किडनी इंफेक्शन और पायलोनेफ्राइटिस। संक्रमण अगर ऊपरी मूत्र मार्ग पथ यानी अपर यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं किडनी इंफेक्शन, जिसका पर्टिकुलर जो प्रोनाउंसिएशन, जो नाम हम लेते हैं वो है पायलोनेफ्राइटिस। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों ने इस तरह के केसेस देखे होंगे कि पायलोनेफ्राइटिस हुआ है। तो पायलोनेफ्राइटिस यानी किडनी की स्वेलिंग। तो अगर लोअर में इन्फेक्शन होता है तो उसे कहते हैं ब्लैडर इन्फेक्शन सिस्टाइटिस, और अगर अपर में इन्फेक्शन होता है तो उसे कहते हैं किडनी इन्फेक्शन या पायलोनेफ्राइटिस। आइए हम जानते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ यूटीआई, यानी ऐसे फैक्टर्स जो यूटीआई होने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसमें से सबसे पहला और सबसे ज्यादा मेजर जो फैक्टर है वो होता है जेंडर, और जेंडर में फीमेल जेंडर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है यूटीआई से। उसका कारण क्या है? उसका कारण जो है वो एनाटॉमिकल है। एनाटॉमी ऐसी होती है फीमेल की जिसकी वजह से यूटीआई का इन्फेक्शन उन्हें मेल की तुलना में कहीं अधिक होता है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो एनाटॉमिकल फैक्टर है फीमेल के लिए वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ यूरिथ्रा और दूसरा क्लोजर टू एनल कैनाल यानी एनस। पहला शॉर्टर यूरिथ्रा यानी जो यूरिथ्रा यानी जो पेशाब की नलिका है जो कि बाह्य मूत्र मार्ग का निर्माण करती है, और जेनाइटल ऑर्गन से यूरिनरी ब्लैडर तक की जो फीमेल की यूरिथ्रा की लेंथ होती है वो 4.8 टू 5.1 सेंटीमीटर होती है। हमें ध्यान रखना है जो फीमेल की यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो होती है 4.8 टू 5.1 सेंटीमीटर। इसी के अगेंस्ट अगर अपन देखें तो जो मेल यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है तो मेल यूरिथ्रा की लेंथ होती है लगभग 20 सेंटीमीटर, यानी फीमेल यूरिथ्रा की लेंथ 4 गुनी कम होती है मेल यूरिथ्रा से। ये एक बहुत बड़ा रीजन है यूटीआई ज्यादा होने का, यानी जो रिस्क फैक्टर है उसमें जेंडर में फीमेल के आने का सबसे बड़ा रीजन शॉर्टर यूरिथ्रा जो कि लेंथ होती है 4.5 टू 5.1 सेंटीमीटर, जबकि मेल में होती है 20 सेंटीमीटर। और दूसरा जो रीजन है या एनाटॉमिकल फैक्टर हम कहें तो जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि जो फीमेल की यूरिथ्रा होती है वो एनस से बहुत नजदीक होती है बजाय के मेल के। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इकोलाई है वो बड़ी आंत के निचले हिस्से में रेस्ट करता है और वहां से किसी न किसी माध्यम से ये फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंच के उन्हें संक्रमित कर देता है। तो ये दो चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है रिस्क फैक्टर में। जेंडर में फीमेल के ज्यादा संक्रमित होने के दो कारण हैं, पहला शॉर्ट यूरिथ्रा और दूसरा क्लोजर टू एनस यानी एनस के ज्यादा नजदीक होना। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। जो दूसरा फैक्टर है वो है प्रेगनेंसी, और वो भी फीमेल से जुड़ा हुआ है। और इसका प्रेगनेंसी की वजह से एक्चुअली होता यह है कि इनकम्प्लीट ड्रेनेज ऑफ यूरिन, क्योंकि यूट्रस का आकार बढ़ता है और उस आकार के बढ़ने से एक दबाव जो है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में पड़ता है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट ड्रेनेज ऑफ यूरिन की कंडीशन क्रिएट होती है और यह भी यूटीआई के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा मीनोपॉज। मीनोपॉज यानी ऐसी कंडीशन जब महिलाएं जो है वो रजोनिवृत्त हो जाती हैं, उनका जो मानसिक जो चक्र होता है, मासिक चक्र होता है, जो पीरियड होते हैं उनके आने बंद हो जाते हैं। उस समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के कम प्रोडक्शन के कारण फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि मीनोपॉज की वजह से होते हैं और जिम्मेदार होते हैं यूटीआई के लिए। तो ये तीसरा फैक्टर भी फीमेल से जुड़ा हुआ है। हमें ध्यान रखना है कि मीनोपॉज की वजह से एस्ट्रोजन सिक्रीशन की कम होने की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी यूटीआई के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं डायबिटीज, जो कि मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। तो डायबिटीज की वजह से यूरिन का संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डायबिटीज में यूरिन बार बार लगती है और बार बार जो यूरिन होती है तो हाइजीन मेंटेन ना कर पाने की वजह से यूटीआई का संक्रमण होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा एल्जीमस डिसीज है। एल्जीमस डिसीज में आदमी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, समझ नहीं पाता चीजों को, एक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से उसकी हाइजीन प्रभावित होती है और उसके यूटीआई होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटीज में अनहाइजीनिक सेक्सुअल एक्टिविटीज या एक्सट्रीम सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से भी यूटीआई की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स या कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल भी यूटीआई के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन एक बहुत बड़ा मैटर है।
पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने ना करने वाले लोग जो है यूटीआई से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, खासतौर पर महिलाएं। इसके अलावा फोरिस कैथेटर का इंसर्जन करना, फीडिंग ट्यूब का इंसर्जन या K90 कैथेटर का इंसर्जन या किसी भी ऐसी चीज जो कि अनहाइजीनिक तरीके से मूत्र मार्ग में लगाई जा रही हो के माध्यम से भी पेशाब का संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो आइए हम देखते हैं यूटीआई के टाइप्स के बारे में। तो आपको पहले से ही पता है ये दो तरह का होता है, एक लोअर यूटीआई का इन्फेक्शन और एक अपर यूटीआई का इन्फेक्शन। तो शुरू करते हैं हम पहले प्रकार यानी लोअर यूटीआई के इन्फेक्शन से। लोअर यूटीआई का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है और इफेक्ट करता है किसको किसको ये भी आपको पता है। सबसे पहले यूरिथ्रा और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर। तो मेल के केस में इन दोनों के बीच में एक और चीज आ जाती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। फीमेल के केस में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती, तो ये दोनों चीजें प्रभावित होती हैं, यूरिथ्रा और ब्लैडर। जबकि मेल के केस में यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड और ब्लैडर तीनों के इंफेक्टेड होने की संभावना बनी रहती है। तो इफेक्ट करता है ये किसको, यूरिथ्रा को। यूरिथ्रा को इफेक्ट करने की वजह से जो यूरिथ्रा में स्वेलिंग आती है उसे यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। ध्यान रखना है हमें कि यूरिथ्रा की स्वेलिंग को यूरिथ्राइटिस बोलते हैं, इसी तरह प्रोस्टेट की स्वेलिंग को प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं और इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर की स्वेलिंग को सिस्टाइटिस बोलते हैं, हमें ध्यान रखना है। तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में ये चीजें प्रभावित होती हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें सिम्टम्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि सिम्टम्स क्या आते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार यूरिन जाने की इच्छा का बना रहना, बार बार यूरिन जाना। भले बार बार यूरिन ना निकल रही हो लेकिन यूरिन जाने के तुरंत बाद हमें फिर से यूरिन जैसा महसूस होने लगेगा। ये प्राइमरी सिम्टम्स है यूटीआई का। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेन जिसे डायस्यूरिया बोलते हैं, पेशाब करने में दर्द का अनुभव होता है, डायस्यूरिया। साथ में बर्निंग एंड डिस्कंफर्ट, साथ में हमें पेशाब करते समय जलन और डिस्कंफर्ट फील होगा, यानी सामान्य स्थिति से कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं ऐसा हमें महसूस होगा जब हम यूरिन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, पेशाब करने की इच्छा लगातार बनी रहेगी। उसके बाद पेन यानी डायस्यूरिया बना रहेगा होगा और उसके बाद हमें बर्निंग होगी और डिस्कंफर्ट फील होगा। आगे देखते हैं सडन अर्ज टू यूरिनेट, यानी यूरिन करने के बाद फिर से यूरिन करने की इच्छा जो है वो तीव्र बनी रहेगी। सडन अर्ज टू यूरिनेट, पेशाब करके आए हैं और फिर पेशाब जाने की इच्छा है, ये है सडन अर्ज टू यूरिनेट। उसके बाद फीलिंग अनेबल टू एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर, ऐसा महसूस होता है कि पेशाब की थैली खाली हो ही नहीं रही है इसीलिए बार बार जाना पड़ता है। इसके अलावा क्लाउडी यूरिन, पाईयूरिया और ब्लडी यूरिन, हीमेचूरिया। जो यूरिन का कलर है वो क्लाउडी होगा, जैसे थोड़ा सा उसमें कोई चीज मिला दी गई हो, हल्का सा पस जैसा भी हो सकता है। और उसके अलावा रेडिश यूरिन यानी हीमेचूरिया। तो क्लाउडी यूरिन यानी पाईयूरिया और ब्लडी यूरिन यानी हीमेचूरिया मिल सकती है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन जिसे कि पंगेंट यूरिन बोलते हैं। तो स्मेल भी यूरिन की जो है वो बहुत तीव्र हो जाएगी, महसूस होगी कि हाँ यूरिन में कुछ दिक्कत हुई है। उसके अलावा लोअर एब्डोमेन पेन, फीवर, फटीग, जो दर्द होगा वो एब्डोमेन में निचले हिस्से पे होगा। निचला हिस्सा यानी हमारा जो प्यूबिक रीजन है जहां पे यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसके निचले हिस्से पे हमें दर्द महसूस होगा। साथ में फीवर और फटीग यानी बुखार आना और थकान बनी रहना, ये चीजें हमें लोअर यूटीआई इन्फेक्शन में मिलेंगी। अब हम देखते हैं अपर यूटीआई इन्फेक्शन को। इसमें संक्रमित होते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें इफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं यूरेटर और किडनी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किडनी के संक्रमण को या स्वेलिंग को पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। और जहां तक सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स होता है फ्लैंक पेन। फ्लैंक क्या है? फ्लैंक हमारे शरीर के किनारे और पीछे का एरिया है, इसे कहते हैं फ्लैंक। जैसा मैंने लिखा है फ्लैंक पेन, पेन इन बैक, हमारे कमर में और साथ में साइड ऑफ बॉडी जिसे लॉइन भी कहते हैं, यानी हमारे बॉडी के साइड में और बैक में एक साथ पेन शुरू होगा जिसे कि फ्लैंक पेन कहते हैं। और ये अपर यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक रेड लाइन सिम्टम है, ध्यान रखना है, फ्लैंक पेन। और साथ में अपर एब्डोमेन में, जैसा कि लोअर यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन में लोअर एब्डोमेन में पेन शुरू हुआ था, इसमें अपर एब्डोमेन में पेन शुरू होगा। कारण क्या है
कि इन्फेक्टेड जो एरिया होते हैं वो यूरेटर और किडनी होते हैं, जो कि लोअर से ऊंचाई पे स्थित होते हैं, इसलिए अपर एब्डोमेन पेन की संभावना इसमें ज्यादा रहती है। तो फ्लैंक पेन के बाद हम बढ़ते हैं हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स। बुखार बहुत तेज आएगा, साथ में ठंड लगेगी, और ठंड के बाद ठंड लगना, पसीना आने का एपिसोड यानी राइगर्स जो है वो शुरू रहेंगे। तो हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स। इसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग भी मिल सकती है। इसके बाद हीमेचूरिया बड़ी मात्रा में, जैसा कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्लाउडी और रेड यूरिन थी, इसमें प्रॉपर हीमेचूरिया अपने को मिलेगा, यानी लाल कलर की यूरिन आएगी जिसमें रक्त भी पाया जाएगा या रक्त पाया जाएगा, मिल सकता है। साथ में ब्रेन फॉग एंड रेस्टलेसनेस। ब्रेन फॉग यानी एक कंफ्यूजन की स्थिति। कंफ्यूजन की स्थिति क्यों? क्योंकि तेज बुखार मरीज को शुरू होता है, और साथ में रेस्टलेसनेस रहेगी। रेस्टलेसनेस क्यों रहेगी? क्योंकि प्राइमरी सिम्टम यूरिन के जो है वो रहेंगे, बार बार यूरिन की अर्जेंसी होना, एम्प्टी फीलिंग ना होना ब्लडर में, इस वजह से मरीज रेस्टलेस रहेगा। और ब्रेन फॉग बनेगा हाई ग्रेड फीवर की वजह से। ब्रेन फॉग बेसिकली कहलाता है ब्रेन की एक स्थिति जिसमें मरीज कंफ्यूज रहता है, किसी भी चीज को लेके प्रॉपर वर्क नहीं करता, एक्टिविटी उसकी डिस्टर्ब टाइप की दिखाई देती है, इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। इसके बाद देखते हैं सेप्सिस। इस कंडीशन के बाद शरीर में चूंकि किडनी तक इन्फेक्शन फैल चुका है, तो अब उसके बाद जो इन्फेक्शन है वो रक्त में मिलना शुरू होगा। रक्त में जब मिलेगा तो सेप्सिस होगा। सेप्सिस अगर ठीक नहीं होगा तो सीवियर सेप्सिस होगा, और सीवियर सेप्सिस अगर ठीक नहीं होगा तो पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला जाएगा, और वहां पे पेशेंट का रक्तचाप गिरना, पेशेंट को लगातार बुखार बने रहना, उसके शरीर से जो मूत्र का निष्कासन है वो कम हो जाना, किडनियों में घोर संक्रमण हो जाना, ब्रेन में संक्रमण हो जाना, और इवन डेथ तक की कंडीशन जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने पे बन सकती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम पकड़ते हैं पीएच को। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि ये बताता है कि कोई भी तत्व जो है वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, ये डिपेंड करता है उसकी हाइड्रोजन की पावर से। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो यूरिन का पीएच जो है वो डिसाइड करता है कि यूरिन में इंफेक्शन हुआ है कि नहीं। कैसे डिसाइड करता है? जो नॉर्मल रेंज है यूरिन के पीएच की वो होती है 4.5 to 8, यानी 4.5 से लेके 8 पीएच तक की यूरिन को हम नॉर्मल यूरिन मानेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड पीएच जो रेंज होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड रेंज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6 से लेके 7.5 तक। ये 4.5 से 8 तक की कंडीशन डिहाइड्रेशन की कंडीशन में या किसी अदर एक्टिविटी से 4.5 से 8 तक की रेंज को हम ले सकते हैं। बट स्टैंडर्ड रेंज जो हमें रखनी चाहिए हमारे बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट करके, वो होनी चाहिए 6 से 7.5 तक। अब यहां पे एक चीज हमें ध्यान देनी है, इफ यूरिन पीएच, ध्यान देंगे, इफ यूरिन पीएच ऑफ अबव 8, अगर यूरिन का पीएच 8 के ऊपर चला जाए, इंडिकेट ऑफ यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी कारण से 8 या 8.5 या हमें 9 मिलता है, तो हमें यह ध्यान देना है या समझ लेना है कि यूरिन में ऐसे बैक्टीरिया आ चुके हैं जो कि स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म है, किसके? यूरिया के। यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म ये कौन कौन से होते हैं? प्रोटियस और स्यूडोमोनास ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटियस और स्यूडोमोनास ग्रुप के बैक्टीरिया वो होते हैं यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे यूरिन का पीएच जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। पीएच इंक्रीज होने की वजह से और इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से एक एटमॉस्फेयर जो है सुटेबल बन जाता है ई कोलाई के इन्फेक्शन के लिए। तो अगर ये बैक्टीरिया हमारे यूरिन में आए और उनने यूरिन का पीएच बढ़ाया, तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि ई कोलाई के लिए वो एटमॉस्फेयर जो है वो अनुकूल होगा, और ई कोलाई आके हमारे यूरिन में इन्फेक्शन पैदा कर देगा। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच, हमें ध्यान रखना है कि पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। किसी कारणवश अगर वो 8 के ऊपर जाती है तो हमें अलर्ट मोड पे आ जाना है, या प्राइमरी इंफेक्शन होने पे हमें पीएच यूरिन का बढ़ा मिल सकता है। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, जो पहली इन्वेस्टिगेशन है और लगभग श्योर करने वाली इन्वेस्टिगेशन भी है, वो है यूरिन आरएम, यानी यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यहीं से कंफर्म हो जाता है कि यूरिन का संक्रमण है, और यूरिन का संक्रमण है तो कैसा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूरिन आरएम की तरीके के बारे में।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है यूरिन आरएम यानी रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। तो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूटीआई, ये आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो जान लें। इसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 स्टेप्स में यूटीआई को जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके 3 तरीके होते हैं। पहला देखेंगे, पहला होता है ग्रॉस एग्जामिनेशन। ग्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो खुली आंखों से किया जाता है यूरिन का सैंपल लेके। किस लिए किया जाता है? फॉर कलर एंड अपीयरेंस, यानी उसका कलर कैसा है और कलर के साथ साथ उसमें हार्ड चीजें कौन कौन सी मौजूद हैं जो कि हमें खुली आंखों से, नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही हैं। यानी यूरिन का कलर और अपीयरेंस जानने के लिए ग्रॉस एग्जामिनेशन से हम उसको जान लेते हैं, ग्रॉस एग्जामिनेशन करके कि यूरिन का कलर और अपीयरेंस यानी उसमें कास्ट वगैरह ऊपर से ही दिखाई दे रहे हैं या कि फिर उसको माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला हो गया 3 स्टेप्स में ग्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि कलर और अपीयरेंस के लिए किया जाता है। दूसरा होता है केमिकल एग्जामिनेशन, यानी अब यूरिन को लेके उसमें कुछ केमिकल्स की मदद से उसका एनालिसिस किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चलता है उसका पीएच लेवल के बारे में अभी आपने पढ़ा है। उसके बाद उसमें प्रोटीन जानने के लिए, कीटोन्स जानने के लिए, ग्लूकोज जानने के लिए, तो इन पार्टिकल्स को जानने के लिए हमें केमिकल एग्जामिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। और तीसरा स्टेप होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें से हम कास्ट के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, सेल्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में और ईस्ट के बारे में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता लगा लेते हैं। तो ये होती है यूरिन आरएम की जांच, जो कि 3 स्टेप्स में होती है। और अब देखते हैं हम यूरिन कल्चर के बारे में। तो यूरिन कल्चर की जरूरत हमें कब पड़ेगी? यूरिन कल्चर की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब किसी को बार बार यूटीआई हो रहा है, रिकरेंट यूटीआई की हिस्ट्री है, यूटीआई पहली बार हुआ है लेकिन फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे जो होता है यूरिन कल्चर। और यूरिन कल्चर क्यों परफॉर्म किया जाता है? फॉर आइडेंटिफाई, ध्यान देंगे, फॉर आइडेंटिफाई बैक्टीरिया और ईस्ट काजिंग यूटीआई, रूल आउट करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया या ईस्ट है जो कि यूटीआई कर रहा है। एंड एंटीबायोटिक टेस्ट कैन आइडेंटिफाई एंटीबायोटिक टू किल पर्टिकुलर बैक्टीरिया, यानी पहले तो हम बैक्टीरिया या ईस्ट का पता लगाएंगे और फिर उस एंटीबायोटिक का पता लगाएंगे जो कि उस बैक्टीरिया या ईस्ट को किल करता है। यही होता है कल्चर और सेंसिटिविटी, यानी 2 चीजें, ऑर्गेनिज्म और उसे किल करने की एंटीबायोटिक, इन दोनों चीजों की जानकारी हमें यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट से हो जाती है। इसके अलावा एडवांस जांचों की हम बात करें जो कि पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह का डायग्नोसिस बना सकती हैं, उनमें से सबसे पहली आती है सीटी स्कैन, जो कि एब्डोमेन और पेल्विस का होना चाहिए। उसके बाद एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी है जो कि पेल्विस और एब्डोमेन का होगा, तो हमें अपर यूटीआई इन्फेक्शन और पाइलोनेफ्राइटिस की जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा एक एक्सरे टेस्ट भी होता है जिसे हम VCUG कहते हैं, यानी वाइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, जो कि पता लगा सकता है अपर यूटीआई इन्फेक्शन यानी पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। तो ये ज्यादा बड़ी और आधुनिक जांचें हैं जो कि यूरिन के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन या सेकेंडरी इन्फेक्शन की जानकारी हमें दे सकती हैं। इसके बाद आइए हम जानते हैं अब यूटीआई के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जो यूटीआई का ट्रीटमेंट है वो किस तरह से शुरू होता है, जो कि लिखित है, लिटरेचर्ड है। प्रैक्टिस के पर्पज से अगर देखा जाए तो ये चीजें बहुत कम अप्लाई होती हैं, लेकिन अगर हम लिखित दवाइयों की बात करें तो इसी तरह लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनेजोपायरिडीन को। फिनेजोपायरिडीन एक एनाल्जेसिक होता है जो कि पर्टिकुलरली यूरिनरी ट्रैक्ट पे काम करता है और वहां पे प्राइमरी इन्फेक्शन में होने वाली स्वेलिंग और इरिटेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। तो फिनेजोपायरिडीन इज यूरिनरी एनाल्जेसिक फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, यानी शुरुआती दिनों में अगर हमें जब बर्निंग और पेशाब में डिस्कम्फर्ट की शिकायत शुरू होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो सबसे पहले फिनेजोपायरिडीन, जो कि पायरिडीन या पायरिडियम नाम से मार्केट में मिलती होगी, प्रैक्टिस के पर्पस से बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन लिखित तौर पे जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई का होता है वो यही होता है। और इस चीज का हमें ध्यान जरूर रखना है कि ये एंटीबायोटिक नहीं है, एक एनाल्जेसिक ड्रग है। इसके बाद हम देखते हैं फॉस्फोमाइसिन के बारे में। जो फॉस्फोमाइसिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक फॉर यूटीआई है, ध्यान रखेंगे। फॉस्फोमाइसिन फर्स्ट एंटीबायोटिक टू यूटीआई, यानी यूटीआई संक्रमण में शुरू के कुछ दिन बीत जाने के बाद जो पहली एंटीबायोटिक रिकमेंड की जाती है वो फॉस्फोमाइसिन होती है।
इसके अलावा सिफेलोस्पोरिन्स हैं, एमॉक्सिक्लेव है, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेवोफ्लॉक्सासिन ड्रग्स हैं। ये प्रैक्टिस के पर्पज से फ्रिक्वेंटली यूटीआई के इन्फेक्शन में यूज की जाती हैं। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, फर्स्ट जो एनाल्जेसिक यूज होती है और सेकंड जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसे फॉस्फोमाइसिन कहते हैं, यूज किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी ड्रग हैं, बहुत सारी रेंज है, बहुत सारे उनके यूज हैं जो कि लगातार स्टडीज के बाद सामने आते रहते हैं और ये ट्रीटमेंट का तरीका भी लगातार बदलता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक में कैंथेरिस एक मेडिसिन आती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए कैंथेरिस मेडिसिन जो है वो एक ग्रेट बर्निंग मेडिसिन है। ये बर्निंग सेंसेशन पे बहुत अच्छा वर्क करती है और बर्निंग सेंसेशन यूटीआई में मोस्ट कॉमन मिलता है, तो यूटीआई के पर्पज से ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा नक्स वोमिका लिखा हुआ है। नक्स वोमिका एक पॉलीक्रिस्ट यानी मल्टीपर्पज रेमेडी होती है और यूटीआई में भी बहुत अच्छा वर्क ये करती है। इसके अलावा मैंने स्टेफीसेग्रिया मेडिसिन लिखा हुआ है। स्टेफीसेग्रिया मेडिसिन यूटीआई की बेस्ट मेडिसिन है। हनीमून सिस्टाइटिस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि यूटीआई की पर्पज से बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है न्यूली मैरिड कपल्स में या यंग लेडीज में, जो कि शुरुआती दिनों में एक्सट्रीम एक्टिविटीज की वजह से होने की संभावना होती है। तो हनीमून सिस्टाइटिस, और इस हनीमून सिस्टाइटिस पे स्टेफीसेग्रिया मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, परंतु आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो होम्योपैथी की दृष्टि से कैंथेरिस, स्टेफीसेग्रिया, नक्स वोमिका और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन जो वर्क करती हैं। बात की जाए आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो आयुर्वेद में पुनर्नवा एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत अधिक इस्तेमाल होती है, बहुत अच्छे इसके परिणाम हैं। इसके अलावा दारुल हल्दी एक औषधि आती है जो कि यूटीआई के पर्पज से बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। और आइए हम बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की जो कि यूटीआई के प्राइमरी फेज में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। और उसमें से सबसे पहली चीज होती है मोर फ्लूइड्स, यानी यूटीआई की संभावना लगते ही जैसे ही हमें समझ में आया कि किसी न किसी कारण से हमें यूटीआई जैसा होने लगा है, तो सबसे पहले हमें फ्लूइड इंटेक की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। फ्लूइड इंटेक जो है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करेगा और हमें यूटीआई की बर्निंग से भी निजात दिलाने में मदद हो सकती है। तो फ्लूइड इंटेक को हमें सबसे पहले बढ़ा देना है। दूसरा घरेलू नुस्खा जो है वो होता है विटामिन सी, यानी खट्टी चीजों का सेवन, नींबू है, संतरा है, इन चीजों का सेवन हमें करना शुरू कर देना है। विटामिन सी जो है वो यूटीआई के संक्रमण से लड़ने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, पीएच लेवल को मेंटेन करने में काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो विटामिन सी का सेवन हमें शुरू कर देना है। सबसे पहले फ्लूइड इंटेक को बढ़ाना है घरेलू नुस्खों में, उसके बाद विटामिन सी का सेवन हमें करना शुरू कर देना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जानकारी आप सबको उस फ्रूट के बारे में है लेकिन उसका इतना अच्छा यूज हो सकता है आप लोग शायद नहीं जानते हो, वो है क्रेनबेरी। क्रेनबेरी यानी जो हमारे गांवों में, शहरों में हर जगह पाया जाता है करौंदा, जिसका अचार हम सबको पसंद होता है। तो ये करौंदा जो होता है ये एज ए मेडिसिनल सब्सटेंस भी और एज ए घरेलू नुस्खा भी यूटीआई के लिए बहुत कारगर होता है, क्योंकि ये एक रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। तो क्रेनबेरी यानी करौंदे का इस्तेमाल जो है वो यूटीआई, या क्रेनबेरी का जूस जो है वो यूटीआई से निजात दिलाने में बहुत कारगर साबित होता है। और उसके अलावा पर्सनल हाइजीन एक ऐसा मैटर है जो कि ना मेंटेन करने पे किसी की भी यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो पर्सनल हाइजीन को मेल हो या फीमेल प्रॉपर अप्लाई करते रहना है, तो हम संक्रमण से बचे रहेंगे। फीमेल्स को कुछ ज्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ उसके नियम होते हैं, उस नियम से पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, तो इन चीजों से निजात मिली रह सकती है। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम नया बैक्टीरियल डिसीज लेके आएंगे और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।